हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। टेस्ट नंबर 3 कंटिन्यूएशन में है। हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कर लिए थे। पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल देंगे, आप लोग वहाँ से ले लेना। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में खबरों में रही हाइपरसोनिक टेक्निक के संदर्भ में हम लोगों को बताना है। देखिए, आप लोग मिसाइल्स पढ़ते रहते हैं, सबसोनिक मिसाइल्स, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, बैलिस्टिक मिसाइल्स भी पढ़ते हैं। मिसाइल्स को कैटेगराइज करने के 2-3 कारण होते हैं। सबसे पहला फैक्टर होता है उनको कैटेगराइज करने का स्पीड। सेकेंड फैक्टर है पाथ, यानी वो मिसाइल किस ट्रैजेक्टरी को फॉलो कर रही है, सरफेस के नज़दीक चल रही है या फिर सीधी चल रही है या फिर ऊपर जाके नीचे आ रही है। तीसरा फैक्टर है कैटेगराइज करने का कि वो मिसाइल फ्यूल किस तरह का यूज कर रही है, इंजन किस तरह का यूज कर रही है, रैम जेट यूज कर रही है या फिर स्क्रैम जेट यूज कर रही है या फिर सॉलिड फ्यूल पे चल रही है। यहाँ पे सोनिक शब्द लिखा हुआ है। सोनिक का सिंपल मतलब होता है साउंड। मिसाइल्स की स्पीड को साउंड की स्पीड से कंपेयर किया जाता है। साउंड की स्पीड है कितनी, आपको पता है 343 मीटर पर सेकेंड। एक सेकंड में 343 मीटर दौड़ जाती है साउंड। और ये स्पीड है कहाँ पे, एयर में है। एयर की बात कर रहे हैं। मिसाइल को तो एयर में ही चलाओगे ना, ज़मीन के अंदर थोड़ी ना चलाओगे, या फिर मेटल के अंदर थोड़ी ना चलाओगे, धातु के अंदर थोड़ी ना चलाओगे, क्योंकि साउंड की स्पीड हर मीडियम में अलग अलग है। इसी 343 मीटर पर सेकंड को 1 मैक बोला जाता है। क्लियर है। अगर हम 2 मैक की बात करें तो यहाँ पे सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड डबल हो गई है। 5 मैक की बात करें तो इसका मतलब है 5 गुना हो गई है साउंड की स्पीड। सबसोनिक मिसाइल्स वो होती हैं जो ध्वनि की स्पीड से कम पर रन करती हैं, कम पर दौड़ती हैं। तभी तो सब शब्द लिखा हुआ है ना। अगर 1 मैक से स्पीड कम है तो वो सबसोनिक हो जाती है, और अगर 1 मैक से 5 मैक के बीच में अगर स्पीड है किसी मिसाइल की तो उसे सुपरसोनिक बोला जाता है। क्लियर है। जैसे आप ब्रह्मोस के बारे में पढ़ते हैं, हमारी जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो सुपरसोनिक मिसाइल है, क्योंकि उसकी स्पीड 2.3 लगभग इसी के आसपास है। हाइपरसोनिक मिसाइल, यहाँ हाइपर से आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पीड की बात हो रही है। ग्रेटर देन 5 मैक, 5 मैक से ज़्यादा अगर स्पीड रहेगी तो उसको बोला जाएगा हाइपरसोनिक। 5 मैक मतलब 5 गुना साउंड की स्पीड का। इनको डिटेक्ट कर पाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि इतना तेज़ चलती हैं, पता नहीं चलता है, पलक झपकते ही गायब हो जाती हैं। अभी रशियन यूक्रेन वार में एक मिसाइल फायर की गई थी रसिया के द्वारा, याद आ रहा, किंजल। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। किंजल मिसाइल्स को यूक्रेन वार में यूज किया गया रसिया के द्वारा। ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। यहाँ पे देखिए, इस प्लेन को दिखाया गया था वॉर में, एक शॉर्ट क्लिप आप लोगों ने देखी होगी। ये मिसाइल जो आपको दिख रही है फाइटर प्लेन में अटैच है, ये किंजल है। ठीक, किंजल जितना ही प्यारा नाम है उतना ही तबाही करने वाली मिसाइल है। बहुत कम देशों के पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं। हमारे पास जो सबसे तेज़ स्पीड वाली मिसाइल है वो ब्रह्मोस है, और वो सुपरसोनिक है, हाइपरसोनिक नहीं है। हाइपरसोनिक के लिए काम चल रहा है हमारे यहाँ। अगर अपने पास भी हाइपरसोनिक मिसाइल है तो अपडेट करना मुझे, ठीक है। इतना क्लियर है। ये तो स्पीड वाली बात हो गई थी। दूसरा फैक्टर है पाथ, वो किस ट्रैजेक्टरी को फॉलो कर रही है। जो सोनिक मिसाइल्स होती हैं वो अर्थ सरफेस के नज़दीक ही चलती हैं, क्लोज टू द अर्थ सरफेस। तो पहला पॉइंट तो आप ये जाने कि ये क्लोज टू द सरफेस होती हैं अर्थ के। दूसरा इनमें इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि ये सेल्फ गाइडेड नहीं होती हैं, ये कंप्यूटर गाइडेड होती हैं, ये जीपीएस गाइडेड होती हैं। जीपीएस गाइडेड का मतलब समझ रहे हैं, यानी इनको एक बार फायर करने के बाद आप जीपीएस से कंट्रोल कर सकते हो, उनके पाथ को चेंज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि एक बार फायर कर दिए तो फिर उस पर कोई कंट्रोल ही नहीं है, कंट्रोल है, इसलिए इनको जीपीएस गाइडेड बोला जाता है। ठीक है, इतनी बातें जाननी थी। बैलिस्टिक मिसाइल्स वो होती हैं जो प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉलो करती हैं। अर्थ की जो कक्षा है उस कक्षा को पहले ये पार करती हैं, उसके बाद ये फिर नीचे ड्रॉप होती हैं। यानी अर्थ कक्षा तक इनको फ्यूल की ज़रूरत होती है, वो भी सॉलिड फ्यूल की। उसके बाद जब वो नीचे आती हैं तब उनको फ्यूल की ज़रूरत नहीं होती है, वो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ही काम कर देता है, ग्रेविटी ही काम कर देती है। बैलिस्टिक मिसाइल्स नॉर्मली जीपीएस गाइडेड नहीं होती हैं, और जो जीपीएस गाइडेड नहीं होती हैं उनकी एक्यूरेसी थोड़ा सा कम होती। ज़रूरी नहीं है कि जो टारगेट आपने सोचा होगा वहीं पर जाके ही अटैक करे। लेकिन सुपरसोनिक मिसाइल या फिर जो सोनिक मिसाइल्स हैं ये बहुत एक्यूरेट होती हैं। बिल्डिंग पे अटैक करना है तो बिल्डिंग में ही जाके वो अटैक करेगी। किसी टैंक पर दागना है तो वो जाके टैंक पे ही दागेगी। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइलों में हो सकता है कि वो टारगेट आपसे 5 से 6 किलोमीटर दूर रहे, 10 किलोमीटर तक दूर रहे। बैलिस्टिक मिसाइल बहुत बड़ी मिसाइल्स होती हैं, ये बहुत बड़े बड़े बार हेड ले जाती हैं। 10 किलोमीटर दूर भी गिरेगी ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से भी उड़ा देगी। बैलिस्टिक मिसाइल्स न्यूक्लियर वॉरहेड को कैरी कर सकती हैं। ठीक है, इतनी बातें हम लोग को सीखनी थी। चलिए पहला पॉइंट पढ़िए। हाइपरसोनिक मिसाइल ध्वनि की गति से 5 गुना तेज गति से यात्रा कर सकती हैं। बिल्कुल करेक्ट है, ध्वनि की गति के 5 गुना यानी 5 मैक। दूसरा पॉइंट है हाइपरसोनिक मिसाइल्स बैलिस्टिक मिसाइलों से तेज होती हैं। बिल्कुल करेक्ट है, हाइपरसोनिक मिसाइल स्पीड में ज़्यादा होती हैं बैलिस्टिक मिसाइल से, लेकिन वेट में कम होती हैं। ये बहुत वजनी होती हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स बहुत वजनी होती हैं, 5000 kg की होती हैं। और हाइपरसोनिक मिसाइल ये लगभग 2500 से 3000 kg की रहती हैं। इनका वेट जो रहता है ऑपरेशनल वेट
सबसोनिक जो मिसाइल्स होती हैं वो तो बहुत छोटू होती हैं। इतने भारी ऑब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा स्पीड पर चलाना ये टास्क ईजी थोड़ी ना है। तीसरा पॉइंट देखिए, हाल ही में भारत ने परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया। ये गलत है, ये चाइना ने किया है अभी, इसलिए न्यूज़ में था, इसलिए क्वेश्चन भी बना। हो जाएगा, तो यहाँ पर तीसरा गलत है, केवल 1 और 2 सही हो जाएगा। बैलिस्टिक मिसाइल्स हमारे पास कौन कौन सी हैं पता है ना? अग्नि है हमारे पास पृथ्वी है, बहुत सारे वर्जन हैं इनके। 102 गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन, गुप्त प्रशासन के संदर्भ में बताना है। आपने पिछले क्वेश्चन में विजयनगर वाला क्वेश्चन पढ़ा था, उसमें पूछा गया था गांव को क्या बोलते हैं, ब्लॉक को क्या बोलते हैं, जिले को क्या बोलते हैं। नाडु वगैरह याद आ रहा ना, मंडलम वगैरह याद आ रहा होगा। तो हर प्रशासन के अलग अलग शब्द हैं, वो हम लोग को याद करने पड़ते हैं, रटने पड़ते हैं, क्या कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, वो रिवाइज कर लीजिए पुराना क्वेश्चन। जिले को क्या बोला जा रहा था विजयनगर साम्राज्य में? नाडु। उपरांत को क्या बोला जा रहा था? मंडलम। और जो गांव से बड़ी बॉडी हुआ करती थी उपजिला को स्थल बोलते थे। तो ये तो विजयनगर की बात होगी। अब गुप्ता पे आ जाइए। गुप्त प्रशासन में प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। भुक्ति को फिर फर्दर डिवाइड किया गया था जिलों में, और हर जिले को विषय बोला जाता था। क्लियर है? और फिर जिलों को फर्दर डिवाइड किया गया था गांव में। गांव को जो चलाने वाला इंसान होता था उसको ग्रामिक बोलते थे। गांव को ग्रामिक नहीं बोला जाता था, ग्रामिक लाइक ग्राम प्रधान। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में, PCSPD ने पूछा था कि ग्रामिक का मतलब क्या होता है गुप्त प्रशासन में। ये गांव को संचालित करने वाला एक इंसान था। आप ग्राम प्रधान की तरह इसको ट्रीट कर सकते हैं। सिंपल इतना ही पूछ लेगा कि ग्रामिक शब्द जो है वो किस प्रशासन से संबंधित है, तो वहाँ पर दे देगा 4 ऑप्शन, गुप्ता करके और 3 और दे देगा। ठीक है। नगर भी हुआ करते थे, तो नगर को चलाने वाला जो इंसान था उसे नगर श्रेष्ठी बोला जाता था। अब क्वेश्चन करें, अब जल्दी से पहला पॉइंट पढ़ लीजिए। प्रांतों को विषय के नाम से जाना जाता था। ये तो गलत है। विषय किसको जाना जाता था? जिलों को जाना जाता था, ना कि प्रांतों को। प्रांतों को तो भुक्ति बोलते थे। पहला पॉइंट गलत है। दूसरा पॉइंट है नगर श्रेष्ठी नगर प्रशासन की देखरेख करने वाला अधिकारी होता था। ये पॉइंट सही है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलें, चलिए 103 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में बताना है। INC स्थापना 1885 मुंबई। इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली मीटिंग को चेयर्ड किसने किया था? WC बनर्जी। हम लोग पहले अध्यक्ष पढ़ते रहते हैं। पहला पॉइंट पढ़िए। फिरोज शाह मेहता और दादाभाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रमुख वास्तुकार थे। यहाँ पे शब्दों को ध्यान से पढ़ना। भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन लिखा है, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस ये एक अलग संस्था थी। कांग्रेस का पहला सेशन तो आप 1885 में पढ़ते हैं, जबकि इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का पहला सेशन 1883 में ही हो गया था। दोनों संस्थाओं के काम एक ही थे, बस मंच अलग अलग थे। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो बनाने वाले इंसान थे वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस थे, फिरोज शाह मेहता और दादाभाई नौरोजी नहीं। पहला पॉइंट तो गलत हो गया। इस कॉन्फ्रेंसिंग की 2 मीटिंग ही हुई थी। एक तो आपने 1883 सीख लिया, दूसरी मीटिंग उसी ईयर में हुई जिस ईयर में कांग्रेस की मीटिंग हुई थी 1885 में। यानी 1885 में दोनों के सेशन क्लैश कर गए थे। इसलिए कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली मीटिंग में कौन उपस्थित नहीं था, और ऑप्शन में दे देते हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी या फिर आनंद मोहन बोस, क्योंकि ये तो यहाँ पे प्रेजेंट थे ना, कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट थे, कांग्रेस की मीटिंग में प्रेजेंट नहीं थे। अगर इस कॉन्फ्रेंस के बारे में आपको पता होगा तो आप कांग्रेस की पहली मीटिंग में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद बोस को नहीं बिठा लेंगे, क्योंकि वो अपना सम्मेलन कर रहे थे। इतना क्लियर है। दूसरा पॉइंट पढ़िए। सर सैयद अहमद खान ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सामना करने के लिए यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन का गठन किया था। ये बिल्कुल करेक्ट है। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन को 2 लोगों ने बनाया था, 2 लोगों ने गठन किया था। एक तो आप सैयद अहमद खान पढ़ते हैं और दूसरे स्थान पे राजा शिव प्रसाद सिंह। ठीक है। चलिए, तो ये पैट्रियाटिक एसोसिएशन अगेंस्ट में थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के, लेकिन एक कॉन्फ्रेंस अगेंस्ट में नहीं थी इस कांग्रेस के। चलिए अब जल्दी से आंसर लगा दीजिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर? पहला गलत हो गया, दूसरा सही है। यहाँ पे केवल बी सही हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे नहीं पूछा है तो केवल 1 हो जाएगा, बी नहीं होगा, केवल 1 होगा। देखो अभी गलती हो गई थी, इन्हीं सबका ध्यान रखना है आपको। चलिए 104 देखिए, 104 देखिए, मैचिंग कराना है। आप मॉडर्न हिस्ट्री में 1905 से 1911 का हिस्ट्री पढ़ते हैं। इन 6 सालों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हुई थी। इन सरकार विरोधी एक्टिविटी को रोकने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा बहुत सारे कानून लाए गए थे। जैसे एक एक्ट था राजद्रोही बैठक एक्ट 1907 का। यहाँ पे आप एक साथ बैठ नहीं सकते थे, एक साथ बैठने को अंग्रेज राजद्रोह मानती थी। दूसरा कानून आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट। समाचार पत्रों को ब्लैक लिस्ट में डालने के लिए कानून बनाए गए। भारतीय प्रेस एक्ट बनाए गए। तो इसी टाइम फ्रेम के बारे में आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे।
1905 स्वदेशी मूवमेंट, 1905 में ही बंगाल विभाजन हुआ, लॉर्ड कर्जन ने किया था। इस विभाजन ने भाषा और धर्म के आधार पर बांट दिया। हिंदुओं को अलग रीजन दे दिया गया, मुस्लिमों को अलग रीजन दे दिया। फूट डालो राज करो की नीति इनकी चली रही थी। फिर ऊपर से ये कांड हो गया, 1907 में स्प्लिट हो गया। यहाँ पे मुस्लिम लीग अलग हो गई कांग्रेस से। फिर कांग्रेस और मुस्लिम लीग में दोस्ती लखनऊ पैक्ट में होती है, जो आप आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप एक्ट के ईयर याद रखें। भारतीय प्रेस अधिनियम 1910 करेक्ट मैच है। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1903 का नहीं था, 1908 का था। ये पॉइंट गलत है। तीसरा पॉइंट है स्वदेशी आंदोलन 1905 करेक्ट मैच है। सूरत स्प्लिट 1907 ये भी करेक्ट मैच है। आईएनसी का जो सेशन था ना 1907 का, वो सूरत में हुआ था। ठीक है, हो जाएगा। 105 हाल ही में आयुध निर्माणी बोर्ड यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के पुनर्गठन के माध्यम से कितने रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या पीएसयूज बनाए गए। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ऐसी कितनी कंपनी हैं जो पीएसयूज बनाएंगी और जो ऑर्डिनेंस के लिए काम करेंगी, डिफेंस के लिए काम करेंगी। वो 7 कंपनियां हैं, आपको याद रखना है, जस्ट फैक्ट है। वो 7 कंपनी के नाम नहीं याद रखना है, वो वैसे भी याद नहीं रहेंगे। सॉल्यूशन दे देंगे तो उसमें पढ़ लेना आप लोग, हो जाएगा। चलिए 106 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूफीवाद स्पिरिचुअलिटी इन इस्लाम। बदकिस्मती से इस्लाम में इस विचारधारा की पैठ नहीं बन पाई। यहाँ पे जो सरा शब्द लिखा है, दोनों जगह सरा शब्द लिखा है। सरा का मतलब होता है इस्लामी कानून। यहाँ पे 2 शब्द और हैं, एक में बे लिखा है, एक में बाल लिखा है। बे का मतलब है जो इस्लामी कानून को फॉलो नहीं करते थे, इस्लामी कानून में बाध्य नहीं थे। और बासरा फ़िलासफ़ी के लोग इस्लामी कानून को फॉलो करते थे और वो मानने के लिए बाध्य थे। याद कर लेंगे, भूल तो नहीं जाएंगे। पहला पॉइंट पढ़िए। बेसरा सूफीवाद की एक शाखा है जिसमें सूफी इस्लामी कानून से बंधे होते थे। तो ये तो गलत लिखा है ना। बे का मतलब हम लोग क्या पढ़े हैं, जो बाध्य नहीं थे, जो बंधे नहीं थे, जो फॉलो नहीं करते थे। ये गलत लिखा है। दूसरा पॉइंट पढ़िए। बासरा सूफीवाद की एक शाखा है जिसमें सूफी इस्लामी कानून से बंधे नहीं हैं। एक्चुअली उन्होंने उल्टा लिख दिया, तो ये भी गलत है। कुछ शब्द हैं ऐसे, आप उनसे लिंक कर सकते हो। जैसे बेमतलब हुआ, बेकार हुआ। मतलब का अपोजिट क्या है, बेमतलब। कार का अपोजिट क्या है, बेकार। तो किसी शब्द के पहले अगर बे लिखा है तो इसका मतलब है जस्ट अपोजिट काम। तो यहाँ पे बेसरा का क्या मतलब हो जाएगा, यानी इस्लामी कानून से इतर जो बात हो वो बेसरा हो जाएगा। तो यहाँ से आप थोड़ा लिंक कर सकते हो ताकि भूलें ना आप। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट गलत हो जाएंगे। क्लियर है। सही पूछा था इसलिए डी पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पे नहीं होता तो फिर सी पॉइंट हो जाता सही। चलिए 107 देखिए। 107 में हर्षवर्धन के संदर्भ में बताना है। वह एक पुष्यभूति था जो गुप्तों के सामंत थे। अब हर्षवर्धन के बारे में जितना कुछ पढ़े हैं उनको रिकॉल करो। यूपी पीसीएस प्री में मिडिवल हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है गलत होने की। और यूपी पीसीएस थोड़ा कठिन भी पूछता है, मिडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चंस टफ रहते हैं। अब 1-2 साल के क्वेश्चन उठा के देखिए। हर्ष के कुल का जो संस्थापक था वो पुष्यभूति था और एक गुप्तों के सामंत थे। बिल्कुल करेक्ट है। इस वंश के जो भी शासक हुआ करते थे वो अपने आप को वर्धन बोलते थे। इनकी डायनेस्टी का नाम भी वर्धन डायनेस्टी था, वर्धन वंश था। वर्धन वंश को ही पुष्यभूति डायनेस्टी भी बोलते थे, पुष्यभूति वंश भी बोलते थे। वर्धन डायनेस्टी को ख़त्म करने वाले कौन थे, चालुक्य लोग थे, चालुक्य डायनेस्टी, जिसमें आप पुलकेशिन को पढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट पढ़िए। उसने कश्मीर सहित पूरे उत्तर भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे हर्षा एम्पायर देख सकते हैं, पूरा नॉर्थ इंडिया कंट्रोल में था। हर्ष की राजधानी अक्सर पूछा जाता है तो कन्नौज याद रखें, हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों सही हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए 108 देखिए। इंडिपेंडेंस के दौरान जम्मू कश्मीर के संदर्भ में बताना है। पहला पॉइंट है, जम्मू कश्मीर के शासक हिंदू और बहुसंख्यक आबादी मुस्लिम थी। ये बिल्कुल करेक्ट है। हिंदू शासक कौन थे, राजा हरी सिंह। राजा हरी सिंह कहीं पे भी विलय करना नहीं चाहते थे, ना ही पाकिस्तान में ना ही इंडिया में। राजा हरी सिंह चाहते थे कि जम्मू कश्मीर एक इंडिपेंडेंट किंगडम रहे। लेकिन 1946 में शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में राजा हरी सिंह के खिलाफ एगिटेशन भी हो रहा था। इस विरोध से राजा हरी सिंह पर एक प्रेशर तो था ही, और अंत में राजा हरी सिंह ने लेटर ऑफ एक्सेशन पर साइन कर दिया, विलय पत्र पर साइन कर दिया। ये सिग्नेचर विलिंगली नहीं किया गया था, स्वेच्छा से नहीं किया गया था, प्रेशर के कारण किया गया था। पहला पॉइंट करेक्ट है, दूसरा पॉइंट गलत है। ठीक है, यहाँ पर सही पूछा था, केवल एक हो जाएगा। चलिए 109 देखिए। फरवरी 1924 में असहयोग आंदोलन के बाद निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया जिसे राष्ट्रीय मांगों के रूप में जाना गया। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। आप लोग इस डेट के बारे में परिचित हैं। 12 फरवरी 1922 क्या हुआ था, चौरी चौरा ट्रेजिडी। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था।
गांधी जी का जो सिविल रेजिस्टेंस था वो ख़त्म हो गया। गांधी जी का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस लेने का जो डिसीजन था, इस डिसीजन से बहुत से नेता एग्री नहीं करते थे, जिसमें से एक नेता थे चित्तरंजन दास और दूसरे नेता थे मोतीलाल नेहरू। तब इन लोगों ने प्लान बनाया कि क्यों ना सरकारी आदमी बन के सरकार की नीतियों का विरोध करें। 1923 में पढ़ते होंगे, ये 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था और इसके फाउंडर मेंबर कौन थे? वो यही लोग थे, CR दास और मोतीलाल नेहरू। और 1923 में जनरल इलेक्शन भी होने थे, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होने थे। 145 सीट थी, जिसमें से स्वराज पार्टी ने 45 सीट जीती, तो ये बहुत बड़ी जीत थी। 1905 का जो बंगाल विभाजन किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा, उस डिसीजन से नाराज़ तो थी ही जनता। 1923 में जो इलेक्शन हुए, बंगाल से सबसे ज़्यादा सीटें जीती गई थी स्वराज पार्टी के द्वारा। इन 45 स्वराज्यों में एक इंसान थे विट्ठल भाई पटेल। आप लोग फैक्ट में पढ़ते रहते होंगे कि विट्ठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रेसिडेंट भी बनाया गया था। स्वराज्यों की विधानसभा में एंटर करने के बाद पहली बार संविधान बनाने की मांग यहाँ पर उठाई गई थी। स्वराज्यों ने प्रस्ताव के माध्यम से अल्पसंख्यकों के अधिकार के लिए बात की थी, संविधान की मांग की बात की थी, इंडियंस के इंटरेस्ट में बात की थी। तो यही सब राष्ट्रीय मांगे थी, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। स्वराज पार्टी के बारे में याद रखना, ईयर भी याद रखना और उनके फाउंडर मेंबर कौन कौन थे ये भी याद रखना। चलिए 110 देखिए, पहला पॉइंट पढ़िए। प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट पहली बार 2019 में जारी की गई थी। ये किस प्रोडक्शन की बात कर रहा है? ये जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन की बात कर रहा है। ये ग्रीन हाउस गैसेस की प्रोडक्शन की बात कर रहा है। दुनिया भर की सरकारें क्लेम करती हैं कि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट करना है या 2 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट करना है। उसके लिए सरकारें अपना अपना टारगेट बताती हैं कि हम इतना प्रोडक्शन कम करेंगे, हम इतना फॉसिल फ्यूल्स का प्रोडक्शन कम करेंगे, हमने इस साल ग्रीन हाउसेस गैसेस का इतना कम प्रोडक्शन किया है। तो ये सभी सरकारें बोल तो रही हैं, तो सरकारों द्वारा कम उत्सर्जन करने का टारगेट दे तो दिया जाता है, लेकिन उसको अचीव नहीं किया जा पा रहा। यानी ग्लोबल लेवल पे जो टारगेट दिया गया था और ग्लोबल लेवल पर जितना प्रोडक्शन हुआ, ये इस चीज़ को मीट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। मीट अगर नहीं कर पा रहा है तो मतलब गैप हो रहा है, डिफरेंस आ रहा है। इसी गैप को ये रिपोर्ट मेजर करती है। क्लियर है? तो ये सही बात है कि पहली बार 2019 में ये जारी की गई थी। और किसके द्वारा जारी की जाती है? UNEP के द्वारा, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम के द्वारा। हेडक्वार्टर इसका नैरोबी में है। नैरोबी कहाँ पर है? कीनिया की कैपिटल है। आप कर लोगे? अब चलिए, पहला पॉइंट तो हम लोगों ने देख लिया था, सही है। दूसरा पॉइंट पढ़िए। वर्ष 2021 की प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की बात कर रहे हैं। ILO द्वारा जारी नहीं की जाती है, UNEP द्वारा जारी की जाती है। दूसरा पॉइंट गलत है, यहाँ पे सही बताना था, तो केवल एक सही हो जाएगा। आगे चलें, चलिए 111 देख। अक्टूबर 2021 में सरकार ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए अगले 5 वर्षों में $100 बिलियन का निर्यात लक्ष्य निर्धारित किया? ये तो पॉजिटिव पॉइंट है। हम लोग अब एक्सपोर्ट पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और इम्पोर्ट पर कम ध्यान दे रहे हैं। ये चीज़ अचीव हो पाएगी तभी तो आत्मनिर्भर भारत होगा। तो ये बहुत बड़ा टारगेट है और ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट भी है इंडिया के लिए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए टारगेट सेट किया गया है, ठीक है। चलिए 112 देखिए। प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने हर्षवर्धन का विवरण लिखा था? हर्षवर्धन के बारे में हम लोगों ने अभी पढ़ा। वर्धन डायनेस्टी के जो संस्थापक थे वो कौन थे? पुष्यभूति। वर्धन डायनेस्टी को पुष्यभूति डायनेस्टी भी बोला जाता है। हर्षवर्धन ने अपनी कैपिटल कन्नौज बनाई थी। हर्ष और हर्ष के आसपास के समय का इतिहास जानने के लिए हर्षचरित लिखी गई है बाणभट्ट के द्वारा। तो एक विवरण तो आपको हर्षचरित में मिल जाता है, लेकिन बाणभट्ट तो ऑप्शन में है नहीं, और ना ही बाणभट्ट विदेशी यात्री थे, ये तो इंडियन पोएट थे, इसलिए ऑप्शन में बाणभट्ट ने दिया है। हर्षवर्धन के समय पर हुइनसांग आया था। हुइनसांग बताता है कि हर्षवर्धन पहले हीनयान शाखा से जुड़े हुए थे, बौद्ध धर्म की जो हीनयान शाखा थी उससे जुड़े हुए थे, लेकिन हुइनसांग ने उसे महायान शाखा से जोड़ दिया था, ठीक है। आप पुराने पेपर उठा के देखेंगे तो ये क्वेश्चन भर भर के पूछा गया है कि रत्नावली किसका नाटक था, नागानंद किसका नाटक था, प्रियदर्शिका किसका नाटक था। तो आपको भूलना नहीं है, ये हर्षवर्धन के नाटक थे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों नाटक इन्होंने खुद ही लिखे थे, हर्षवर्धन द्वारा लिखित थे। चलें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। चलिए 113 देखिए। क्रांतिकारी समूह से संस्थापक का मिलान करना है। अनुशीलन समिति वरेंद्र कुमार घोष करेक्ट मैच है। रामोसी किसान बल वासुदेव बलवंत फड़के ये भी करेक्ट मैच है। इंडियन होम रूल सोसाइटी श्यामजी कृष्ण वर्मा ये यूके से ही ऑपरेशनलाइज थी। और डी पॉइंट है भारतीय आज़ादी के लिए बर्लिन कमेटी वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ये भी करेक्ट मैच है। यहाँ पे आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा।
इन सभी को क्रांतिकारी समूह क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इन सभी ग्रुप्स की विचारधारा लिबरल्स विचारधारा से अलग थी। ये सभी अनुनय विनय की नीति पर बिलीव नहीं करते थे। अंग्रेज़ों को भगाने के लिए इन सभी ग्रुप्स का एक ही हथियार हुआ करता था, वो है वायलेंस। ब्रिटिश रूल को एंड करने के लिए वायलेंस एज अ मीन्स यूज किया क्रांतिकारी समूह ने। मारो और भगाओ की नीति पर ये बिलीव करते थे। अंग्रेज़ों के सामने हाथ जोड़ने का कोई काम ही नहीं था। अनुशीलन समिति के जो संस्थापक थे वो पुलिन बिहारी बोस, प्रथमनाथ मित्र और सतीश चंद्र बसु थे। वरेंद्र कुमार घोष तो बाद में शामिल हुए थे, तो कभी कभी इनका भी नाम पूछ लेते हैं, तो ध्यान रखना। पुलिन बिहारी बोस, प्रथमनाथ मित्र और सतीश चंद्र बसु। ठीक है, हो जाएगा। चलिए 114 देखिए, यहाँ पर जिम्मरमैन प्लान के बारे में पूछा है। आपने अभी जस्ट 113 क्वेश्चन किया, ये वाला डी पॉइंट। भारतीय आज़ादी के लिए बर्लिन कमेटी, ये कमेटी जिम्मरमैन प्लान के तहत ही बनाई गई थी। इसमें भारतीय क्रांतिकारियों को जर्मनी हेल्प कर रही थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जर्मनी ने भारतीय क्रांतिकारियों को हथियार और गोला बारूद सप्लाई किए थे। और ये तूफानी काम कौन कर रहा था? युगांतर पार्टी कर रही थी। इसी युगांतर पार्टी को ही युगांतर पार्टी बोला जाता था। इस पार्टी के मेंबर बहुत सारे लोग थे, जैसे आप खुदीराम बोस को पढ़ते हैं, सत्येंद्रनाथ बोस को पढ़ते हैं, प्रफुल्ल चाकी, अंबिका चक्रवर्ती, अमरेंद्र चटर्जी, बरेन घोष, जतेंद्र नाथ मुखर्जी, जिन्हें बाघा जतिन भी बोला जाता था, सूरसेन, ये सब तूफानी लोग थे इसमें। इस प्लान के तहत बाघा जतिन ने एक स्लोगन का आह्वान किया था, वी सेल डाई टू अवेकन द नेशन। ये सब चीज़ें आप जिमरमैन प्लान के तहत देख रहे हैं। और युगांतर पार्टी का जो अल्टीमेट गोल था वो ऑल इंडिया लेवल पर रिवोल्ट करना था। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑल इंडिया इंसरेक्शन, अखिल भारतीय विद्रोह, डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए 115 देखिए, परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व कहाँ पे स्थित है? इस टाइगर रिजर्व के न्यूज़ में रहने का कारण है इसे हाल ही में भी एक अवार्ड दिया गया, अर्थ गॉर्जियन अवार्ड। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अर्थ गॉर्जियन अवार्ड अभी हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को मिला है, तो इसका नाम याद रखें, परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। ये केरल का टाइगर रिजर्व है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलें, 116 देखिए, निम्नलिखित सूफी संतों में से किसे चिराग ए दिल्ली के नाम से जाना जाता था? यहाँ पे नसरुद्दीन महमूद को भी चिराग ए दिल्ली बोला जाता था और निजामुद्दीन औलिया भी चिराग ए दिल्ली के नाम से फेमस थे। यहाँ पे दोनों आंसर करेक्ट हो जाएगा। आपने पिछले क्वेश्चन में सूफी संतों की दो विचारधाराएं भी पढ़ी थी, बेसरा और बासरा। इस्लामी कानून में जो सूफी संत बाध्य नहीं थे वो बेसरा विचारधारा से आते थे, और जो सूफी संत इस्लामी कानून से बाध्य थे उनको बासरा बोला जाता था। ठीक है, चलिए 117 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से पल्लव शासक को समुद्र ने अपने दक्षिण भारतीय अभियान के दौरान पराजित किया था? समुद्रगुप्त का दक्षिणी भारतीय अभियान के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। पल्लव वंश का एक महत्वपूर्ण शासक हुआ करता था विष्णुगोपा। विष्णुगोपा को समुद्रगुप्त ने पराजित किया था, हराया था। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम का बेटा था। समुद्रगुप्त को मिलिट्री कैंपेन के लिए भी जाना जाता है। इन्होंने न्यूमरस मिलिट्री कैंपेन स्टार्ट किए थे और इनको भारत का नेपोलियन भी बोला जाता है। और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को किसने बोला था, ये भी इंपॉर्टेंट है, विंसेंट स्मिथ का नाम आप याद रखें। समुद्रगुप्त की कोर्ट में एक संस्कृत कवि के बारे में पूछा जाता है, वो थे हरिसेन। आगे चलें, चलिए 118 देखिए, ब्रिटिशर्स के विस्तारवादी अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम बताना है। द्वितीय अफगान युद्ध 1878 से 80, 2 साल चला। तिब्बत पर आक्रमण 1903 और मिस्र के लिए सैनिकों की रवानगी 1882। अंग्रेजी सैनिकों की रवानगी थी मिस्र में। राजा लोग थे ना, हर जगह सुरक्षा का जिम्मा लिए बैठे थे। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लेना और इन सभी को रिकॉल कर लेना। चलिए 119 देखिए, नागरिकता और भारत के चुनाव आयोग से संबंधित संविधान के प्रावधान लागू हुए। ये क्वेश्चन आपसे क्यों पूछा जा रहा है? क्योंकि एग्जामिनर आपसे जानना चाहता है कि संविधान के सारे प्रोविज़न एक साथ लागू हुए थे या फिर कुछ प्रोविज़न पहले ही लागू हो गए थे। संविधान के संबंध में 2 डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 26 नवंबर 1949 और 2 महीने बाद की डेट 26 जनवरी 1950। 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरा बन चुका था और संविधान की लागू होने की जो हम लोग डेट पढ़ते हैं वो 26 जनवरी 1950 है। तो आपको ध्यान रखना है कि संविधान के कुछ प्रोविज़न ऐसे थे जिनको 26 नवंबर 1949 में ही लागू कर दिए गए थे और बाकी जो प्रोविज़न थे संविधान के वो फिर फाइनली 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। तो जो 1949 में लागू हुए थे प्रोविज़न वो नागरिकता और इलेक्शन कमीशन से संबंधित प्रोविज़न थे। क्लियर है? तो यहाँ पे आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 मत लगा देना। चलिए 120 देखिए, निम्नलिखित में से किस दिन संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है? आसान सा क्वेश्चन है, हम लोग कई बार पढ़ते रहते हैं। 24 अक्टूबर 1945 यूएन की स्थापना हुई थी, यूनाइटेड नेशंस की। नेक्स्ट कीजिए 121, निम्नलिखित में से किसे आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन इनिशिएटिव के तहत हाल ही में एक नए गंतव्य के रूप में शामिल नहीं किया गया?
आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन, पर्यटन की बात है, टूरिज्म की बात है, तो इससे कौन सी मिनिस्ट्री संबंधित होगी? पर्यटन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। अगर आपसे पूछा जाए कि अभी भारत में कितने आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं, तो आपको याद रखना है 20। पहले 17 थे, अभी 3 हाल ही में जोड़े गए, उसी के बारे में आपसे पूछा गया है। ये 3 नई प्लेस कौन सी हैं? कोणार्क का मंदिर, केवड़िया और गोलकोंडा का किला। कोणार्क का टेम्पल कहाँ पे है? उड़ीसा में, केवड़िया गुजरात में और गोलकोंडा किला तेलंगाना में। तो ऐसे 17 + 3 20 हो जाती हैं। तो ऑप्शंस में देख लीजिए, केवड़िया को अभी जोड़ा गया, गोलकोंडा को अभी जोड़ा गया और कोणार्क के सूर्य मंदिर को अभी जोड़ा गया। अभी हाल ही में किसको नहीं जोड़ा गया? कोलवा को नहीं जोड़ा गया। गोवा का ये बीच है कोलवा, तो कोलवा तो पहले से था, यानी 17 में था कोलवा, तो इसी को भी हाल में नहीं जोड़ा गया। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी 17 नहीं आपसे पूछा जाएगा क्योंकि ये कठिन क्वेश्चन हो जाएगा। तो इससे आसान है ना कि जो नए 3 जोड़े गए उनको याद रख लें। चलिए 122 देखिए, निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक ने वनवासी के कदम्बों और मैसूर के गंगों से युद्ध लड़ा था? चालुक्य शासक के कहाँ पे एक्टिव थे? ये डेक्कन में एक्टिव थे। इनके बाद कौन आया था? हम लोग पढ़ते हैं, राष्ट्रकूट आ गए थे। चालुक्य वंश का जो सबसे महत्वपूर्ण शासक हुआ करता था वो पुलकेशिन द्वितीय था। मैसूर के गंग युद्ध हारने के बाद इन्होंने अपनी बेटी की शादी पुलकेशिन द्वितीय से कराई थी। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपने पिछले क्वेश्चन में हर्षवर्धन का शासन देखा था, नॉर्थ इंडिया पे पूरा कंट्रोल हर्षवर्धन का था, साउथ में नहीं आ पाया था। साउथ में इसी की वजह से नहीं आ पाया था हर्ष, पुलकेशिन द्वितीय की वजह से, क्योंकि इसने हरा दिया था हर्षवर्धन को। हर्ष की जो राजधानी हुआ करती थी कन्नौज, अब हर्ष का नहीं रहा कन्नौज, अब चालुक्य शासक आ गए, चालुक्य के बाद राष्ट्रकूट शासक आ गए। 123 देखिए, काल अनुक्रम में मिलाना है। कोमाटा मारू हादसा, कोमाटा मारू एक जहाज़ का नाम था जो सिंगापुर से वैंकूवर जा रहा था। इसी यात्रा में एक जगह पे हॉल्ट भी था इस जहाज़ का, कलकत्ता में। कलकत्ता में ये हादसा हुआ था, पुलिस के द्वारा यहाँ पे 20 यात्रियों को मार दिया गया था। ये 1914 की बात है। पुणे में प्लेग कमिश्नर की हत्या, इस हत्या से हम लोगों को किसका नाम याद आता है? चापेकर भाइयों का नाम याद आता है, दामोदर और बालकृष्ण। 1897 में इन दोनों भाइयों ने प्लेग कमिश्नर की हत्या कर दी थी। तीसरा है वायसराय हार्डिंग पर बम फेंका जाना, यह 1912 की घटना है। किसने अंजाम दिया था? रासबिहारी बोस और सचिन सान्याल ने बम फेंक दिया था लेकिन बच गया था। लास्ट है बराह डकैती। डकैती है तो कुछ लूटने का काम हुआ है। ये पैसों को लूटने के लिए डकैती की गई थी 1908 में। किसके द्वारा? अनुशीलन समिति के द्वारा। तो पहला 1914, दूसरा 1897, तीसरा 1912 और चौथा 1908। अब यहाँ पे मिला लेना, ठीक है, पॉज कर लेना वीडियो और मिला लेना। हकीक हिंद ग्रंथ का लेखक कौन था? एक सूफी संत हुआ करते थे, अब्दुल वाहिद बिलग्रामी। इन्होंने अपने ग्रंथों में श्री कृष्ण शब्द का अर्थ समझाने की कोशिश की है, मुरली शब्द का अर्थ समझाने की कोशिश की है, गोपी शब्द हुआ, राधा, यमुना, ये सब जो शब्द थे इनका अर्थ समझाने की कोशिश की गई है इनके द्वारा। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 125 देखिए, कथनकरण का क्वेश्चन है। भारत से चाय के निर्यात में वर्ष 2021 में गिरावट दर्ज की गई। इकोनॉमिक सर्वे पढ़ के जाना एग्जाम से पहले, घटना चक्र का आता है, पतली सी किताब रहती है, उसको कौन डालना, 3-4 क्वेश्चन मिल जाएगा। इंडिया बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है चाय का, हम लोग चाय को बेचते हैं दूसरी दुनिया को। भारत की चाय को खरीदने वाला एक बड़ा देश है ईरान। ईरान पे आर्थिक प्रतिबंध लगे हुए थे यूएसए के द्वारा, इसके चलते ईरान की चाय की खरीदारी में कमी आई और कीनिया और श्रीलंका में चाय के भाव कम हो गए, तो हमारे एक्सपोर्ट को नुकसान हुआ, हम लोग को मुनाफा कम हुआ। तो यहाँ पे पहला पॉइंट सही लिखा है, गिरावट दर्ज की गई, और ये गिरावट लगभग 14.4% की, लगभग 15% याद रखें, 15% की कमी देखी गई। और इन सभी का कारण क्या लिखा है? कीनिया और श्रीलंका की चाय की बहुत कम कीमतों के कारण पिछले 2-3 वर्षों में भारतीय निर्यात को नुकसान हुआ। ये भी करेक्ट है, एक्सप्लेन भी कर रहा है, यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 126 देखिए, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के संदर्भ में बताना है। देखिए यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है अवसंरचना, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये मिशन हेल्थ इंफ्रा को लेके है, क्लियर है, हेल्थ इंफ्रा को डेवलप करने की बात की जा रही है। इस स्कीम के तहत हेल्थ और वेलफेयर सेंटर खोलने की बात की जा रही है, स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र। इनके खुलने से क्या मतलब है? पहले 4 दीवार बनाओगे ना, तभी तो सेंटर चलेगा, ऑपरेशनलाइज होगा। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे गलत बताना है, ठीक है। यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त है, नेशनल हेल्थ मिशन के अतिरिक्त है, ये करेक्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है, योजना के तहत वन हेल्थ के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की जाएगी, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। डी पॉइंट है, यह 10 उच्च फोकस यानी हाई फोकस राज्यों में ग्रामीण स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को स्थापना प्रदान करेगा, यही हेल्थ और वेलफेयर सेंटर, ये भी करेक्ट है। सी पॉइंट में लिखा है, देश के सभी जिलों में क्रिटिकल केयर सेवाएं उपलब्ध की जाएंगी, ये सभी जिलों के लिए नहीं है। जिन जिलों की पॉपुलेशन
5 लाख से ज़्यादा हैं वहाँ पे क्रिटिकल केयर सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, सभी जिलों के लिए नहीं। तो ये पॉइंट गलत है। चलिए 127 देखिए, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा में पत्थरों को काटकर एकास में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? एकास में समझ रहे हैं, मोनोलिथिक। मोनोलिथिक का मतलब होता है एक बड़ा सा पत्थर है, इसी पर कार्विंग की गई है, इसी को काट काट के मूर्ति का रूप दिया गया है, एक ही पत्थर से बना हुआ मंदिर। इस फिगर को देखिए, ये है कैलाश टेम्पल। यहाँ पे आपको एक बड़ी सी चट्टान दिख रही है, इसी चट्टान को काट के ये कार्विंग की गई है और इस टेम्पल का निर्माण कराया गया है। तो बेहतरीन आर्किटेक्चर है, आर्ट है, कलाकारी है। इस मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने कराया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। चलिए 128 देखिए, इंडिपेंडेंट भारत में भाषाई प्रांत के निर्माण के लिए किसने आमरण अनशन शुरू किया था? जब भी राज्य पुनर्गठन के बारे में पढ़ा करें, 2 कमेटियाँ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहली कमेटी है धड़ कमेटी। जब भाषाई आधार पर राज्य बनाने की मांग होने लगी तब सरकार ने एक कमेटी का गठन किया था और इस कमेटी से बोला गया था, इस कमीशन से बोला गया था कि आप इसको चेक कीजिए कि भाषाई आधार पर राज्य बनाना कितना उचित रहेगा और कितना अनुचित रहेगा। धड़ कमेटी ने भाषा के आधार पर राज्यों को गलत माना, नेशनल इंटीग्रिटी के खिलाफ माना। इसके बाद उसी साल 1948 में एक कमेटी और बनी, जिसे बोलते हैं JBP। इसमें कौन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। इस कमेटी ने भी भाषाई आधार पर राज्यों की मांग को गलत बताया। सरकार से अपनी बात मनवाने के लिए सबसे पावरफुल टूल है आमरण और अनशन। गांधी जी के प्रिंसिपल्स थे और ये जो पहला ऑप्शन दिख रहा है स्वामी सीताराम, ये भी गांधीवादी नेता ही थे। तो सबसे पहले अनशन इन्होंने स्टार्ट किया। स्वामी सीताराम का अनशन खत्म होने के बाद पोट्टी श्री रामालू ने अपना अनशन शुरू कर दिया। उस अनशन में इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने से बवाल होना था तो बवाल हुआ, दंगे हुए, हड़ताल हुई, हिंसाएं हुई, तो फिर सरकार को मानना पड़ा था। तो आज आप देखते हैं कि इन्हीं दोनों की वजह से आज आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर पहला राज्य था। ऐसी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 129 देखिए, होम रूल आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला पॉइंट है, एनी बेसेंट ने अन्य सफ़ेद उपनिवेशों की तर्ज पर आंदोलन शुरू किया। सही है। इस आंदोलन को 2 लोगों ने शुरू किया था। तिलक साहब का होम रूल आंदोलन अलग था, एनी बेसेंट का होम रूल अलग था। अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए कि सर्वप्रथम होम रूल आंदोलन किसने स्टार्ट किया था, तो BG तिलक आंसर है। बस कुछ ही महीनों का डिफरेंस था। 1916 में दोनों ही आंदोलन को शुरू किया गया था। और इस आंदोलन के क्या फ़ायदे रहे? इसकी वजह से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की घोषणा हुई। ये भी करेक्ट है। डी पॉइंट है, आंदोलन ने कांग्रेस को पुनर्जीवित किया और नरमपंथियों और चरमपंथियों को फिर से जोड़ा। आप 1916 का क्या पढ़ते हैं? लखनऊ पैक्ट पढ़ते हैं, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग फिर से आपस में हाथ मिला ली थी। कुछ ही बातें बस पॉजिटिव थी, बहुत सारी बातें नेगेटिव थी इन सुधारों में। और ये जो लखनऊ पैक्ट हुआ था, मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ आ गए थे, वो ऐसे ही नहीं आ गए थे। तो ये पुनर्मिलन ऐसे ही नहीं हुआ था, शर्तों पे हुआ था। ठीक है, तो डी पॉइंट भी करेक्ट है। बी पॉइंट में लिखा है ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को फ़ायदा पहुंचाया, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 130 देखिए, हाल ही में किस राज्य ने सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड जीता? इंपॉर्टेंट है, याद रखना, केरल सही आंसर है। ड्रोन के लिए यातायात प्रबंधन नीति फ्रेमवर्क, ट्रैफिक मैनेजमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क के संदर्भ में बताना है। आपने एक क्वेश्चन पढ़ा था एरो सीडिंग का, याद आ रहा? जिससे ड्रोन के माध्यम से सीडिंग की जाएगी, बीजों को स्प्रेड किया जाएगा, जिससे किसानों की लागत बचेगी और समय बचेगा। पढ़िए पहला पॉइंट, इट इन्वाइसेस प्राइवेट थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर फॉर इंश्योरिंग सेफ ऑपरेशंस। यहाँ पे एक डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म बनाने की बात की जा रही है। ड्रोन के मैनेजमेंट को गवर्नेंस के अंडर में लाया जा रहा है। सेकंड पॉइंट पढ़िए, सभी ड्रोन को नेटवर्क के माध्यम से केंद्र के साथ अपनी वास्तविक समय स्थिति साझा करनी पड़ेगी। यहाँ पे दोनों पॉइंट करेक्ट हैं, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 132 देखिए, राजराजा प्रथम के बारे में गलत बताना है। ये चोल शासक थे और चोलों के बारे में हम लोग क्या पढ़ते हैं? उनकी नेवी पावर, उनकी नौसैनिक शक्ति बहुत पावरफुल थी, तभी तो चोला शासक श्रीलंका की विजय के लिए जाने जाते हैं। इनकी एक और अचीवमेंट के बारे में हम लोग राजराजेश्वर टेम्पल या फिर बृहदेश्वर टेम्पल के बारे में पढ़ते हैं। इस मंदिर का निर्माण राजराजा प्रथम ने करवाया था। दोनों एक ही मंदिर है, नाम अलग अलग है। तंजौर में है ये। पहला पॉइंट पढ़िए, उसने कंडलूर सलाई के युद्ध में चेर शासक भास्कर रविवर्मन को हराया था। यहाँ पर चेर नौसेना का विनाश कर दिया गया था राजराजा प्रथम के द्वारा। पहला पॉइंट करेक्ट है। दूसरा पॉइंट है, उसने दक्षिणी श्रीलंका पर अधिकार कर लिया। ये राजराजा प्रथम ने नहीं किया था, ये राजेंद्र प्रथम ने किया था। राजेंद्र प्रथम राजराजा प्रथम के बेटे थे, तो ये पॉइंट गलत हो गया। अब क्वेश्चन में हम लोगों को गलत बताना था, यहाँ पर राजराजा प्रथम की बात कौन सी गलत है वो बतानी है। तो यहाँ पे कौन सा बात गलत है राजराजा प्रथम के बारे में? पॉइंट नंबर 2 गलत है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 133 देखिए, लखनऊ समझौता
मुस्लिम लीग और कांग्रेस में दोस्ती, अभी हम लोगों ने पढ़ा 1916। आईएनसी का सेशन हुआ था 1916 में लखनऊ में। आईएनसी के अध्यक्ष कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। एसी मजूमदार। पहला पॉइंट पढ़िए, इससे बंगाल विभाजन का निरस्त्रीकरण हुआ। सही पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, मुसलमानों को अलग निर्वाचक मंडल दिया गया था। तो ये दोस्ती हुई थी 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस में, वो इसी शर्त पे ही हुई थी। ठीक है, ये पॉइंट भी करेक्ट है। यहाँ पे कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की मांग को मान लिया था। तीसरा पॉइंट पढ़िए, डिमांड्स ऑफ द पैक्ट वर एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। आपने मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 पढ़ा है ना। इस एक्ट में क्या बात की गई थी? कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की बात की गई थी, पृथक निर्वाचन की बात की गई थी। तो सी पॉइंट भी करेक्ट है। डी पॉइंट है, 100 सरकारी सुधारों में देरी और विलम्ब होने के कारण समझौता हुआ था। ऐसा तो नहीं है डिले इन सेल्फ गवर्नमेंट रिफॉर्म लेड टू द फैक्ट, बिल्कुल भी नहीं है। जिस शर्तों पे हुआ था वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो यहाँ पे गलत पूछा था तो डी पॉइंट आंसर हो जाएगा करेक्ट। यहाँ पे फिर से लगा दे रहा हूँ मार्क। अब ठीक है, चलिए 134 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, इसी की बात कर रहा हूँ 1919 के एक्ट की। सुधारों के लिए अनवर्दी एंड डिसअपॉइंटिंग अ सनलेस डॉन किसने कहा? अब इस बात से आप लोग समझ रहे होंगे कि ये वास्तव में सुधार थे या फिर विकार थे। इसकी बहुत आलोचना की गई थी। इस एक्ट के लिए अनवर्दी एंड डिसअपॉइंटिंग बोला जा रहा है, ये बीजी तिलक साहब ने बोला था। ठीक है, चलिए 135 देखिए, 21 अक्टूबर 2021 को भारत ने भारतीय नौसेना हेतु MK-54 टारपीडो एक्सपेंडेबल्स की खरीद के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ एक समझौता किया? MK-54 टारपीडो USA से एग्रीमेंट किया गया खरीद के लिए। अभी हाल ही में एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था P-8I क्या है, तो इसका नाम याद रखना, ये एयरक्राफ्ट है USA का। चलिए 136 देखिए, आसान सा क्वेश्चन है। बोरोबुदुर मंदिर किसका उदाहरण है? हिंदू धर्म और संस्कृति का एक मजबूत सेंटर है बोरोबुदुर मंदिर। ये इंडो बर्मा कला का एक उदाहरण है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 137 देखिए, मैंने 2 कारणों से भारत की प्रशंसा की है। पहला, क्योंकि भारत मेरी जन्मभूमि और हमारा देश है। देश के प्रति प्रेम एक महत्वपूर्ण दायित्व है। हिंदुस्तान स्वर्ग के समान है। इसकी जलवायु खुरासान की जलवायु से बेहतर है। यह साल भर हरा भरा और फूलों से भरा रहता है। यहाँ के ब्राह्मण अरस्तु की तरह ही विद्वान है। विभिन्न क्षेत्रों में कई विद्वान हैं। ये किसने बोला था? ये तो बेहतरीन बातें बोल गए इंडिया के बारे में। आप यहाँ पे आंसर इस पॉइंट से निकाल सकते हैं, भारत मेरी जन्मभूमि है। तो यहाँ पे देख लीजिए कौन भारत में जन्मा था, कौन बाहर जन्मा था, कौन विदेशी था, कौन भारतीय था। अमीर खुसरो को भारतीय होने पर गर्व था। इनका जन्म हम लोग पटियाली पढ़ते रहते हैं बदायूं के पास। यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 138 देखिए, निम्नलिखित में से किस भाषा में तुझे के बाबरी लिखी गई है? ये बाबर के द्वारा लिखी गई थी तुर्की भाषा में। ठीक है, हो जाएगा। 139 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोल वास्तुकला से संबंधित नहीं है? यहाँ पे चोला आर्किटेक्चर के बारे में पूछा जा रहा है। चोल शासकों ने जितने भी मंदिर बनाए हैं वो द्रविड़ शैली में बनाए हैं। इस मंदिर के बारे में हम लोग परिचित हैं, रथेश्वर मंदिर राजराजा प्रथम ने बनाया था। ये चोल शासक थे। रथेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली का क्लासिक आर्किटेक्चर है। ये तंजौर में है। तंजौर एक शहर है तमिलनाडु का। बृहदेश्वर मंदिर के अलावा आपको ऐरावतेश्वर मंदिर याद रखना है, कंपाहारेश्वर मंदिर भी याद रखना है और तंजौर मंदिर भी याद रखना है, जो चोल शासकों के द्वारा बनाए गए। जो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है हुची मल्लीगुड़ी मंदिर, यह चालुक्य के द्वारा बनाया गया है, चोल शासकों के द्वारा नहीं बनाया गया। तो यहाँ पर नहीं पूछा था, करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। इनको इमेजेस पर देख लीजिए थोड़ा। यह टेम्पल ऐरावतेश्वर टेम्पल है, चोलास के द्वारा बनाया गया है। यह टेम्पल जो पहले ऑप्शन में लिखा था हुची मल्लीगुड़ी मंदिर, ये वही मंदिर है। यहाँ पे आप कंपाहेश्वर टेम्पल को देख सकते हैं, तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में तंजावुर में। क्लियर है? ठीक है, हो जाएगा। चलिए 140 देखिए, आइजोल में शहरी गतिशीलता में सुधार के लिए भारत सरकार और एशियाई डेवलपमेंट बैंक के बीच हाल ही में कितनी राशि के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। इंडियन गवर्नमेंट लिख देगा, एडीबी लिख देगा और पूछ लेगा किस शहर के लिए अर्बन मोबिलिटी के लिए इन दोनों में एग्रीमेंट हुआ। आइजोल मिजोरम की कैपिटल है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। $4.5 मिलियन। इसको करोड़ में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 10 से भाग दे दिया करो तो करोड़ बन जाता है, यानी $0.45 करोड़। ठीक है, और अगर लाख में लिखना है तो 10 से गुणा कर दो तो $45 लाख हो जाएगा। ठीक, चलिए 141 देखिए, समाचारों में रहा ग्रीन डे अहेड मार्केट। यहाँ पे देखिए ई लॉन्चिंग ऑफ ग्रीन डे अहेड मार्केट।
यहाँ आपको थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, लेकिन मैं यहाँ पे पढ़ दे रहा हूँ। एक्सक्लूसिवली फॉर रिन्यूएबल एनर्जी। अब बिजली भी खरीदी और बेची जाएगी, और एक क्रय विक्रय का काम होगा कहाँ से? एक्सचेंज से। आपने अभी पढ़ा होगा रिसेंट में इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बिजली को बाय और सेल किया जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये जो इनिशिएटिव है ग्रीन डे अहेड मार्केट, ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर का है, बिजली मंत्रालय का है, विद्युत मंत्रालय का है। ठीक है, पहला ऑप्शन पढ़िए, कृषि उत्पादों के लिए बाजार, गलत है। जैव ईंधन के लिए बाजार, ये भी गलत है। तीसरा पॉइंट पढ़िए, भौतिक विद्युत व्यापार बाजार, फिजिकल इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग मार्केट, तो यही सीखा हम लोगों ने, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 142 देखिए, निम्नलिखित में से किस साम्राज्य ने चट्टानों से मंदिरों की खुदाई की कला की शुरुआत की? पल्लवों का टेम्पल आर्किटेक्चर में बहुत बड़ा स्थान है। इन्होंने गुफा मंदिर से लेके बेहतरीन संरचनात्मक मंदिर बनाए। रथ याद आ रहे हैं, मंडप याद आ रहे हैं, मामल्लपुरम भी याद आ रहा होगा। पल्लवों ने मंदिर बनाने की ही 3 शैलियाँ डेवलप की थीं, जिसमें से आप एक राज सिंह शैली भी पढ़ते होंगे, बट यहाँ पे इतना समय नहीं है, तो ध्यान रखना। 143 देखिए, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और उन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित करें। गांधी जी ने फिनिक्स फॉर्म की स्थापना 1904 में कराई थी। महात्मा गांधी जी द्वारा पहली भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल हड़ताल थी 1918 में। रूलेट एक्ट के खिलाफ जब सत्याग्रह कर रहे थे गांधी जी, तब उन्होंने पहली सामूहिक हड़ताल की थी 1919 में। और पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन, ये 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। ये महात्मा गांधी जी के बारे में पूछा गया है। पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन ये महात्मा गांधी द्वारा बनाया गया संघ था। ठीक है, तो अभी मिला लेंगे ना, पॉज कर लेना और मिला लेना। चलिए 144 देखिए, हंटर समिति के बारे में पूछा गया है। 13 अप्रैल 1919 तो याद ही होगा, जलियांवाला मैसेकर। गोली किसने चलाई थी? जनरल डायर ने। इस नरसंहार की जांच के लिए हंटर कमीशन को बनाया गया था, और मज़े की बात तो यह है कि इस कमेटी की जांच ने डायर को निर्दोष बता दिया। कोई भी पनिशमेंट नहीं मिला, किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई। और इस कमेटी में 3 भारतीय मेंबर भी थे। पहले इंसान थे हरिलाल सितलवाड़, दूसरे पंडित जगत नारायण और तीसरे सुल्तान अहमद खान। अब ये लोग क्या करते? अब उस समय के हालात ये थे कि ये हाईकमान से थोड़ी ना लड़ जाते। इन लोगों को तो बस इंडियन सेंटिमेंट्स को रखने के लिए रख लिया होगा कमेटी में। पहला पॉइंट पढ़िए, हंटर समिति की कार्रवाई से पहले सरकार ने अपने अधिकारियों की सुरक्षा के लिए एक विधेयक पारित किया। देख रहे हैं, अपने बचने की जुगाड़ भी कर ली। ब्रिटिश सरकार को एक डर तो था ही कि इतने बड़े लेवल पे मासेकर हुआ है, हत्याकांड हुआ है, तो उसका रिएक्शन लीथल हो सकता है। पहला पॉइंट करेक्ट है। सेकंड पॉइंट है, हंटर कमेटी के सदस्यों में 3 भारतीय थे। यही लोग थे जिनके बारे में हम लोग चर्चा कर लिए। दूसरा भी सही है, तो यहाँ पे दोनों सही हैं, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए 145 देखिए, यहाँ पे देखिए, नेशनल लेवल पे जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसका नाम है संभव। इस कार्यक्रम को MSME ने स्टार्ट किया है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 146, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी? जस्ट फैक्ट है, आसान सा क्वेश्चन है। कुमारगुप्त ने। चंद्रगुप्त द्वितीय के बेटे थे। कुमारगुप्त अश्वमेध यज्ञ के लिए भी फेमस हैं, जाने जाते हैं। हुमायूं किस वर्ष गद्दी पर बैठा? बाबर का टाइम याद आ रहा होगा, 1526 से 1530। इस बीच में इन्होंने 4 युद्ध लड़े और चारों में ये विनर रहे थे। बाबर के बाद बाबर के बेटे हुमायूं ने मुगल साम्राज्य को संभाला। 1530 के बाद बाबर थे नहीं, तो फिर यही आ जाएंगे, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1540 का युद्ध याद आ रहा, कन्नौज का युद्ध। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था 1540 के युद्ध में। उसके बाद ही गायब हो जाते हैं, फिर री एंट्री करते हैं 1555 में। 1556 में इनकी मृत्यु हो जाती है, और 1556 से आप जानते हैं कि अकबर का काल शुरू हो जाता है। हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कीजिए 148, संगम राज्य के बारे में पूछा गया है। राजा की सहायता उन अधिकारियों द्वारा की जाती थी जो 5 परिषदों में विभाजित थे। यहाँ पे आपको संगम एडमिनिस्ट्रेशन समझना पड़ेगा। राजा को हेल्प करने के लिए 5 परिषद होती थी। ये 5 लोग मंत्री, पुजारी, सेनापति, दूत और जासूस, इन सभी की हेल्प लिया करते थे राजा। भू राजस्व से ये रेवेन्यू कमाते ही थे, उसके साथ साथ सीमा शुल्क भी लगाते थे। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट है, विदेशी व्यापार पर सीमा शुल्क लगाया गया था। ये भी करेक्ट है, दोनों ही फीचर संगम प्रशासन के हैं, तो यहाँ पे सी पॉइंट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 149 देखिए, हाल ही में एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल OPV जिसे बोलते हैं, भारतीय तट रक्षक पोत यानी इंडियन कोस्ट गार्ड से सार्थक को कमीशन और राष्ट्र को समर्पित किया गया था। यहाँ पे देखिए,
यह है ऑफशोर पेट्रोल वेसल सार्थक, लिखा हुआ दिख रहा, मैं जूम कर दे रहा हूँ तो आपको विजिबल हो जाएगा। इस सर्विलांस के लिए काम आता है, समुद्र की निगरानी के लिए काम आता है। इसको गोवा के तट पर उतारा गया है। चलिए 150 देखिए, एमिशन गैप रिपोर्ट 2021 किसने प्रकाशित की? आपने पुराने क्वेश्चन में एक रिपोर्ट और पढ़ी थी, प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट, याद आ रहा? प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट, इसको जारी किसने किया था? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नैरोबी में, नैरोबी कैपिटल ऑफ कीनिया। तो आपको प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट के बारे में भी याद रखना है और एमिशन गैप रिपोर्ट के बारे में भी याद रखना है। दोनों ही रिपोर्ट UNEP के द्वारा जारी की जाती हैं। ठीक है, हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 टेस्ट कर लिए ख़त्म। मिलते हैं कल शाम तक टेस्ट 4 के साथ। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर।